सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने अफगानिस्तान से लाल मस्जिद तक तबाही के अनबार लगा दिए थे। फौजी अफसर यूनिफॉर्म के बगैर दफ्तर जाने पर मजबूर हो गए थे, लिहाजा फिर तारीख दोहराई गई। आसिफ अली जरदारी को वंडर बॉय बनाकर लाया गया, जनरल मुशर्रफ को गिरती हुई इमारत से निकाला गया और आसिफ अली जरदारी को इसके नीचे खड़ा कर दिया गया और यूं जनरल मुशर्रफ बच गए और पीपल्स पार्टी मलबे तले दफन हो गई। आज चारों सूबों की जंजीर कहाँ है और क्या ये एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 के बगैर 10 सीटें भी ले सकती है? मियां नवाज शरीफ के साथ भी 2022 में यही हुआ। इमरान खान भूत बनकर सड़कों पर फिर रहा था और आर्मी चीफ मीर सादिक और मीर जाफर बन चुका था। इसका क्या हल निकाला गया? वंडर बॉय नवाज शरीफ को लाया गया, जिसके बाद जनरल बाजवा घर चले गए और लैंड माइन ने वंडर बॉय नवाज शरीफ की सियासत के चिथड़े उड़ा दिए। आज पार्टी माने न माने, लेकिन ये हकीकत है कि नवाज शरीफ मरूम हो चुके हैं। ये अब अपने आप को फेस नहीं कर सकते। ये इखलाकी और सियासी लिहाज से खत्म हो चुके हैं। ये भी आखिरी सुल्तान की तरह गरम हम्माम और गरम खाने के एवज अपनी कुर्बानी दे चुके हैं और ये सिलसिला यहाँ पर आकर खत्म नहीं होता। अभी एक और वंडर बॉय बाकी है, इसका नाम इमरान खान है। ये वंडर बॉय पाशाओं के मुस्तकबिल की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये वंडर बॉय इस हाइब्रिड सिस्टम की आखिरी सांस तक जेल में रहेगा। जिस दिन इस निजाम के सतून और कड़ियां खिसकी, इस दिन इसे जेल से निकाला जाएगा, इसे गरम हमाम में गरम गुस्ल दिया जाएगा, इसे गर्म खाना पेश किया जाएगा और फिर इसे गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा कर दिया जाएगा और यूं एक और प्यादा बादशाह बनने की ख्वाहिश में मारा जाएगा। चुनाचा वंडर बॉय मौजूद है, लेकिन ये वंडर बॉय चलाने के लिए नहीं है, बचाने के लिए है। ये खेल के आखिरी में जेल से आएगा और जान देकर 6-7 पाशाओं को बचा जाएगा। ये बुनियादी तौर पर 3 पाशाओं की कहानी है, तलत पाशा, इस्माइल अनवर पाशा और अहमद जमाल पाशा। आज अगर उस्मानी सल्तनत का वजूद नहीं है तो इसके जिम्मेदार ये 3 पाशा हैं। पहली जंग अजीम से कबल इन तीनों ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को अपने शिकंजे में ले लिया था। तलत पाशा वजीर आजम था, इस्माइल अनवर पाशा वजीर दाखिला और कमांडर इन चीफ, जबकि अहमद जमाल पाशा नेवल चीफ और शाम का गवर्नर जनरल था। उस्मानी सल्तनत इस जमाने में रकबे और वसाइल के लिहाज से दुनिया की कितनी बड़ी स्टेट थी, आप इसका अंदाजा फौज से लगा लीजिए। उस्मानियों की फौज 26.5 लाख जवानों और अफसरों पर मुश्तमिल थी। ये तीनों पाशा एक एक करके महल में दाखिल हुए और आखिरी मजबूत बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद को घेरे में लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसे बेबस और बेख्तियार करते चले गए। सुल्तान जंगों से बचना चाहता था, लेकिन ये लोग अपनी जस्टिफिकेशन के लिए रियासत को बिलावजह जंगों में घसीटते चले गए। बादशाह मुल्क को बचाना चाहता था, लेकिन पाशा इसे तबाह करना चाहते थे। बादशाह ने मुल्क का पहला आइन बनाया, पार्लियामेंट तश्कील दी, अखबारात और रसाइल शुरू कराए और लोगों को आज़ादी दी, लेकिन पाशाओं ने किसी चीज को चलने नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने मुफ्ती आजम की मदद से बादशाह को 1909 में माजूल और जिलावतन कर दिया, जिसके बाद वो बेचारा हसरत और जिल्लत की जिंदगी गुजार कर 1918 में फौत हो गया। पाशा इसके बाद इसके बेटे मोहम्मद रशाद को वंडर बॉय बनाकर ले आए। शहजादे का नाम तब्दील करके सुल्तान मोहम्मद अल खामस कर दिया गया। नया सुल्तान फजूल खर्च, अय्याश और शराबी था। पाशाओं ने इसकी अय्याशी और नालायकी दिखाकर कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रॉक्सीज बनाई और सुल्तान के तमाम इख्तियारात कमेटी को दे दिए और कमेटी में सिर्फ ये 3 पाशा थे। गोया सुल्तान के तमाम इख्तियारात कानूनी तौर पर इनके हाथ में थे। तारीख साबित करती है कि मुल्क का इख्तियार जब भी किसी फौजी कमांडर के हाथ में आता है तो जंग जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जंग के दौरान तमाम इख्तियारात कमांडर इन चीफ के हाथों में चले जाते हैं। ये मुकद्दस शख्सियत बन जाता है और इसे मुल्क में कोई चैलेंज नहीं करता। तीनों पाशाओं ने भी ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात और खुद को मुकद्दस बनाने के लिए बेशुमार जंगें छेड़ दी। बल्कान की जंग हुई और मशरकी यूरोप उस्मानियों के हाथ से निकल गया। इटली से जंग हुई और लीबिया चला गया। पहली जंग अजीम शुरू हुई और साल भर में तुर्की के 10,50,000 फौजी मारे गए। जंगों की वजह से मुल्क माशी तौर पर भी तबाह हो गया। ये तबाही, ये बर्बादी और ये लाशें सुल्तान के दिल पर बोझ बनती चली गई, यहाँ तक कि वो आवाम का सामना नहीं कर पाता था। इसने खुद को महल तक महदूद किया। इस डिप्रेशन ने इसकी जान ले ली। इसे 3 जुलाई 1918 को हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। पाशाओं को इसके बाद एक ऐसा वंडर बॉय चाहिए था, ये जिसके मत्थे रियासत मारकर खुद फरार हो सके। उस वक्त वहीदुद्दीन नाम का आखिरी शहजादा जेल में मुकैयद था।
ये सुल्तान अब्दुल हमीद का आखिरी बेटा था और ये 57 साल से जेल में था। ये उस्मानी सल्तनत की सबसे तवील कैद थी। शहजादा जेल में क्यों रखा गया था, इसकी दो वजूहत थी। अव्वल ये कि ये रिजर्व वंडर बॉय था। पाशाहों जैसे बासर लोगों ने सुल्तान अब्दुल हमीद की औलाद से एक शहजादा अलग करके जेल में रख लिया ताकि ये मुश्किल वक्त में काम आ सके। दोम हुक्मरान इसके वजूद से वाकिफ नहीं थे। ये जेल गया, सुल्तान इसे भूल गए और ये सिर्फ पाशाहों जैसे ताला आजमाओं के खाते में जिंदा रहा। लिहाजा जूं ही सल्तनत मोहम्मद अल खामिस की आंखें बंद हुई, पाशा सीधे जेल गए और वंडर बॉय को निकाल कर आए। शहजादा वहीदुद्दीन ने मुद्दत बाद सूरज और आजाद लोग देखे थे। वो सीधा हम्माम गया, गर्म पानी से मलमल कर जिस्म साफ किया और फिर शाही दस्तरखान पर बैठकर जी भर कर खाना खाया और इसके बाद पाशाओं की तरफ मुड़कर पूछा, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। पाशाओं ने अदब से अर्ज किया, आप हमारे सुल्तान हैं। वंडर बॉय ने कहके लगाकर पूछा, फिर मेरा ताज और तख्त कहाँ है। शहजादे को फौरन सुल्तान मोहम्मद शम्स का नाम देकर ताज पहना दिया गया और इसे तख्त पर बिठा दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पाशा फरार हो गए और यूं गिरती हुई सल्तनत का सारा मलबा वंडर बॉय के सर पर आ गया। जंग अजीम, इसकी तबाही और लाशों के ढेर सुल्तान मोहम्मद के खाते में दर्ज होते चले गए। यहाँ तक कि 1 नवंबर 1922 को अतातुर्क ने सुल्तान मोहम्मद के सर से ताज नोच लिया और 600 साल पुरानी खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया। सुल्तान मोहम्मद शम्स को शाही बहरी जहाज में सवार करके माल्टा भिजवा दिया गया। वो साल भर वहाँ रहे। वहाँ से शरीफ मक्का की दावत पर मक्का मुकरमा आए। आखिरी बादशाह की हैसियत से आखिरी हज किया। वहाँ से सिकंदरिया मिस्र गए। वहाँ से भी जंडी हो गई तो बे सल्तनत के सुल्तान ने इटली के बादशाह से पनाह मांगी। इसने इजाजत दे दी और यूं उस्मानी सल्तनत के आखिरी सुल्तान और वंडर बॉय ने इटली के शहर सान रेमो में किराए पर मकान ले लिया। वो 3 साल की जिल्लत के बाद 16 मई 1926 को फौत हुआ। इसकी लाश इटली से दमिश्क लाई गई और इसे मस्जिद सुल्तान सलीम अव्वल में दफन कर दिया गया। यू वंडर बॉय अपने तमाम वंडर्स के साथ पेवंदे खाक हो गया। आप सितम जरीफी देखिए, तारीख आज भी इसे सल्तनत उस्मानिया के जवाल का जिम्मेदार समझती है, जबकि इसके असल जिम्मेदार 3 पाशा यानी 3 जर्नैल थे। लेकिन वो तीनों अपनी तमाम तर हिमाकतों और नाकामियों का मलबा एक ऐसे शख्स पर गिराकर चुपचाप निकल गए जिसने 57 साल जेल में गुजारे थे और जिसकी जिंदगी की सिर्फ 2 ख्वाहिशें थी, गर्म हम्माम में गर्म गुस्ल और शाही दस्तरखान पर गर्म खाना। और वो बेचारा इन 2 ख्वाहिशों के जुर्म में आज तक तारीख की फांसी घाट पर लटक रहा है। ये याद रखें, कारोबार सल्तनत में वंडर बॉय कारोबार चलाने के लिए अहम नहीं होते, पाशाओं की जान बचाने के लिए जरूरी होते हैं। ताकत के खेल का तेल ताकत होती है। ये जब तक रहती है इस वक्त तक खेल जारी रहता है और इसे उस वक्त तक किसी वंडर बॉय की जरूरत नहीं होती। वंडर बॉय बेचारे जेल या जलावतनी में होते हैं और ये अमूमन खेल के आखिर में गरम गुस्ल और गर्म खाने के चक्कर में हमेशा के लिए इज्जत और जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। मैं आपको 1971 की मिसाल देता हूँ। उस वक्त जनरल याया खान पावर गेम के कप्तान थे। ये खेल जब बिगड़ गया, मुल्क टूट गया। 90,000 फौजी भारत के कब्जे में चले गए और ऑफिसर्स GHQ में आर्मी चीफ के गले पड़ गए। तो फिर जनरल याया ने क्या किया? जनरल अपने वंडर बॉय जुल्फिकार अली भुट्टो को ले आया और वंडर बॉय ने मलबा उठा लिया और यूं जनरल याया खान की जान बच गई। ये इसके बाद रेस्ट हाउसेस और अपने घर में रहे। शराब, मौसीकी और गालियां चलती रहीं और वो ये तमाम मशागिल फरमा कर 10 अगस्त 1980 को फौत हो गए और इन्हें पाकिस्तानी परचम पर लपेट कर सलामी देकर दफन कर दिया गया। ये शख्स साने मशरिकी पाकिस्तान के बाद भी 9 बरस जिंदा रहा, लेकिन मुल्क की किसी अदालत ने इसे गुनाहगार करार दिया और न सजा दी। वो आखिरी वक्त तक खुसूसी हिफाजत में मराद के साथ जिंदगी गुजारता रहा। क्यों? क्योंकि वंडर बॉय ने इसका बोझ उठा लिया था। इस वंडर बॉय ने बादज़ां आखिरी जिंदगी जेल में गुजारी और फांसी लग गया। दूसरी मिसाल जनरल मुशर्रफ है।